हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना पुरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बायोफिलिक। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, जो कि 12th स्टैंडर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11 में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स। बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर्स है क्या, क्लोनिंग का मतलब क्या है और वेक्टर्स का मतलब क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। बच्चे, हमने बताया था कि क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी डिजायरेबल जीन या डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो यहाँ पर क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल कॉपीज बनाना किसी भी डिजायरेबल जीन या फिर डीएनए, ठीक है। और वेक्टर का मतलब क्या होगा, वेक्टर कोई भी एक ऐसा डिजायरेबल सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, यानी कि प्लाज्मिड है, जो कि हेल्प करेगा आपके डिजायरेबल जीन या डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म तक इंट्रोड्यूस करवाने में, ठीक है ना। तो बेसिकली जो क्लोनिंग वेक्टर्स है क्या होते हैं और उनकी फायदे क्या है, या फिर वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होना जरूरी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियोफेजेस। तो बच्चे, आपको बताओ कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि फीड करते हैं बैक्टीरिया पर। तो कुछ बैक्टीरियोफेजेस एंड सम प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स क्या है ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर इसमें कुछ भी डाउट आपको लगता है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। तो बच्चे, उसमें मैंने बताया था कि जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया का जो टोटल जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीनोम है, उसी के साथ साथ एक डबल स्ट्रैंडेड यानी कि डीएस, डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड, ठीक है भाई। अब ये जो प्लाज्मिड है या फिर जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज कर सकते हैं अपने डिजायरेबल डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, आपको इसके फीचर्स भी पता होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस में, अलग अलग प्लाज्मिड में जो मल्टीपल कॉपीज बनाने का जो नंबर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। मतलब कुछ ऐसे भी बैक्टीरियोफेजेस हैं जो कि पर सेल यानी कि हर एक सेल में सिर्फ 1 नंबर ऑफ कॉपी ही प्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि 10 भी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो 50 से लेकर 100 कॉपीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये किसकी कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, हमारे डिजायरेबल जीन या फिर हमारे डिजायरेबल डीएनए की। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, मतलब वो कितने ज्यादा मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी बेसिस पर हम अपने डिजायरेबल प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेजेस को यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, वो और कौन कौन से फीचर्स हैं जिनकी बेसिस पर हम यूज करते हैं इन बैक्टीरियोफेजेस को या फिर प्लाज्मिड को, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो है PBR 322 का। तो जो PBR 322 है, बेसिकली जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको उसके अंदर नजर आएंगे, ठीक है। अब वो फीचर कौन कौन से हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगी, जिसमें से सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो बच्चे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि किसी भी डीएनए के पास, किसी भी जो आपका डिजायरेबल डीएनए है उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन बिगिंस, जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है किसी भी डीएनए का एक ऐसे सीक्वेंस है वेयर इफ एन एलियन डीएनए इज लाइगेटेड, जहां पर अगर किसी फॉरेन डीएनए को या एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या चिपकाया जाता है, लाइगेट किया जाता है, तो वहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस इजीली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो फीचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, तो बच्चे, अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या है और इनका यूज क्या है। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब अब ये ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, जो वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो बच्चे ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है रिकॉम्बिनेंट। कोई भी ऐसा सीक्वेंस जब आपने वेक्टर के अंदर डाला तो वेक्टर का सीक्वेंस चेंज हो गया, नाउ इट हैज बिकम अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन
जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपका डिजायरेबल डीएनए आपके प्लाज्मिड में लाइगेट ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं कंप्लीट, तो वो हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जब भी हमारा डिजायरेबल डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं होता है किसी भी प्लाज्मिड में, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है सिलेक्टेबल मार्कर के, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जिनके पास रेजिस्टेंस होता है उनके पास ये वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है, तो कैनामाइसिन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है। क्या काम करती है, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेंगे। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो भाई साहब जो भी एंटीबायोटिक आपको ये बताने में हेल्प करेगी कि कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो इन एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है। अब जो थर्ड फीचर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है रिकॉग्निशन साइट या फिर क्लोनिंग साइट। तो भाई जो क्लोनिंग साइट है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो एंडोन्यूक्लियस है यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, वो सभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाते हैं, है ना, और डीएनए को कुछ अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोनिंग साइट्स है, जो सीक्वेंस है, तो हर एक प्लाज्मिड के पास, हर एक डीएनए के पास एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी डीएनए में बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट होंगी तो हो सकता है वो उतनी जगह पर कट लगाए कि हमारा डिजायरेबल डीएनए ही लॉस हो जाए। इसलिए सभी जो भी प्लाज्मिड हमारे पास है उनके पास एक ही रिकॉग्निशन साइट होना जरूरी है, अदरवाइज जो हमारा प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो क्लोनिंग साइट्स है, रिकॉग्निशन साइट्स है, और ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो हमारी हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था भाई, जो रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट क्या है, वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स क्या है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, जो कि किस चीज में हेल्प करेंगे, वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स अ कट, वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेक अ कट। तो भाई जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना कट लगाते हैं तो वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो जो स्पेसिफिक साइट है, उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम बताते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम बताएंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं PBr322 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेक्टर है, क्योंकि इसके पास वो सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए। वो कौन कौन से फीचर्स हैं PBr322 के, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है, यहाँ पर एम्फिसिलिन, जो ये R लेटर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कि एक PBr322 जो कि एक वेक्टर है, इसके पास एम्फिसिलिन से भी रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि इसके पास इन दोनों ही एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, तो अगर इस समय मैं इस प्लाज्मिड को एक ऐसे मीडियम में रखूं जिसमें एम्फिसिलिन हो, तो क्या इस प्लाज्मिड पर कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्फिसिलिन वाले मीडियम में रखने पर ये रेजिस्टेंस है, इसके पास एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस है, तो फिर इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे मीडियम में रखूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन हो, तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि जो मेरा डिजायरेबल जीन है, जो मेरा फॉरेन डीएनए है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज में बनाना चाहती हूँ या जिसको मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, अगर मैं अपने डिजायरेबल डीएनए को या जीन के सीक्वेंस, अब हम एक एग्जांपल से बात करेंगे व्हिच इज PBr322। तो PBr322 का अगर आप यहाँ पे प्लाज्मिड का डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस है इस PBr322 के पास और टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है, यानी कि बचा।
रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए मान लीजिए अगर आपने रेन कोट पहना हुआ है तो वो आपको बचाव दे रहा है किससे, रेन से ना। तो सिमिलरली इस प्लाज्मिड के पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि अगर मैं इस प्लाज्मिड को एक ऐसे मीडियम में रखती हूँ जिसके अंदर एम्फिसिलिन है तो इस प्लाज्मिड पर कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको ऐसे मीडियम में रखूंगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन है तो भी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं होगा, बिकॉज इसके पास टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस है, राइट। लेकिन अब अगर मैं अपने डिजायरेबल जीन या अपने डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दूं टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस वाली साइट पर, है ना, लेकिन वो कैसे होगा, मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि हमारी पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मान लीजिए हमारे पास ये फॉरेन डीएनए है, मतलब ये वो डिजायरेबल डीएनए है जिसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बनवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं अपने इस फॉरेन डीएनए को कट लगाऊंगी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरे को यूज करना है उस प्लाज्मिड में कट लगाने के लिए, राइट। मान लीजिए मैं अपने इस फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पर, तो यहाँ पर मैं या तो BAM-H1 से कट लगवा सकती हूँ या फिर SAL1 से, क्योंकि ये दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले ही सीक्वेंस पर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, BAM-H1 जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास है इसका यूज किया और इससे एक कट लगाया, कहां पर, अपने डिजायरेबल डीएनए के सीक्वेंस पर। तो ये मेरा जो डिजायरेबल डीएनए का सीक्वेंस है मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैंने डीएनए लाइगेज का यूज करके इस अपने डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया, कहां पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस पर। ये कैसे हुआ भाई, BAM-H1 से लेकर पहले मैंने यहां से यहां तक कट लगवाया, तो जब मैं BAM-H1 का यूज करके टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस वाले सीक्वेंस पर कट लगाऊंगी, है ना, फिर मैंने BAM-H1 का ही यूज करके अपने डिजायरेबल डीएनए पे कट लगाया, फिर डीएनए लाइगेज से इस डीएनए को यहां पर ले जाकर जोड़ दिया। तो अब क्या ये पहले जैसा ही जो PBR322 था वो रहा क्या, अभी भी इसके सारे सीक्वेंस सेम है? नहीं, क्योंकि आपने अपना फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंस साइट पर, समझ रहे हो। तो अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, क्लियर है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने की वजह से जो इसके पास पहले टेट्रासाइक्लिन से बचाव था यानी कि रेजिस्टेंस था वो लॉस्ट हो गया। क्यों लॉस्ट हुआ, क्योंकि भैया आपने तो उसका सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। जो सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल था इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन से बचाव देने के लिए, अब हमने उस सीक्वेंस को कर दिया है मॉडिफाई, कर दिया है ऑल्टर। कैसे, अपना डिजायरेबल डीएनए वहां पर लाइगेट करके, डीएनए लाइगेज की मदद से। सो बच्चे अब ये बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास है अब इसके पास क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्लियर है। अब मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि भाई जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है वो सही भी हुआ है या नहीं, मेरा जो डिजायरेबल डीएनए था वो सही जगह पर गया भी है या नहीं, तो अब उसको कैसे टेस्ट किया जाए। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने प्लाज्मिड को, मान लो आपने ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट 10 प्लाज्मिड के साथ परफॉर्म किया, ठीक है, 10 के 10 प्लाज्मिड में आपने अपना डिजायरेबल डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, लेकिन जरूर थोड़ी भाई मेरा जो डिजायरेबल डीएनए बिल्कुल सही जगह जाके इंसर्ट हुआ हो सकता है वो सही जगह पर लाइगेट ही नहीं हुआ, हो सकता है कि टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस अभी भी उन्हीं के पास हो, है ना। तो मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अपने जो प्लाज्मिड था रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको इंट्रोड्यूस करवाया एम्फिसिलिन वाले मीडियम में, ठीक है, क्योंकि सभी PBR322 में हमने एम्फिसिलिन के साथ कोई भी छेड़छाड़, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की है, इसीलिए सारे के सारे प्लाज्मिड एम्फिसिलिन वाले मीडियम में आसानी से ग्रो करेंगे, क्लियर है। लेकिन जब आपने अपने इस डीएनए को, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डाला था और उसमें आपने टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस था वो खत्म कर दिया, तो क्या आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में। फिर से बताती हूँ, जब आपने इसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं की थी, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस था, मतलब टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में अगर आप इसे रखोगे तो ये सरवाइव करे, इसके अंदर बचा रेजिस्टेंस। लेकिन
जब मैंने इसके अंदर अपना डिजायरेबल डीएनए डाला, मतलब जब मैंने इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया। अब अगर इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में रखोगे तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कल्चर में जो भी सर्वाइव नहीं करेंगे वो रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन जो भी आसानी से अभी भी सर्वाइव कर पा रहे हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये जो तरीका हमने पढ़ा था सेलेक्टेबल मार्कर का, यानी कि इन एंटीबायोटिक्स का यूज करके डिफरेंशिएट करना। क्या डिफरेंशिएट करना कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया आसानी से, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले एक कल्चर में रखो, एक पेट्री डिश में रखो, फिर दूसरे प्लेट में रखो, तो जो साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ रही है एम्फिसिलिन में भी टेट्रासाइक्लिन में भी, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। तो इसीलिए एक इसका ऑल्टरनेट मेथड है जिसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो चलिए हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को पढ़ते हैं डिटेल में। तो बेसिकली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है क्या, और उससे पहले बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि एक ऐसे सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना। और दूसरा जो 12th में स्टूडेंट से पूछा जाता है वो क्वेश्चन है ROP रो, पूछते हैं इसका क्या फंक्शन है। बेसिकली ये कोड करेगा ऐसे किस चीज के लिए, प्रोटीन्स के लिए ये कोड करता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कोड्स फॉर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करेगा जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब है कि जो रोप है ये ऐसा सीक्वेंस है किसी भी प्लाज्मिड का जो कि आगे चलकर कुछ ऐसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो आपको बताइए जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो भाई ये जो साइमल्टेनियस प्लेटिंग का प्रोसेस है इसकी जगह हमने कौन सा मेथड यूज किया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में। चलिए, तो ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सो बच्चे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि किसी भी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके उस प्लाज्मिड की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देना। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब मान लो आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है ना। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, इसके साथ अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि प्लाज्मिड भी है। अब ये जो प्लाज्मिड इसके अंदर प्रेजेंट है, जब भी क्या होता है, मैं नॉर्मल कंडीशंस आपको बता रही हूँ, जब भी हम इस प्लाज्मिड को किसी भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हैं, किसके कांटेक्ट में लाते हैं, क्रोमोजेनिक यानी कि कलर प्रोड्यूस करने वाला कोई भी सबस्ट्रेट है ना, तो क्या होता है, तो इस बैक्टीरिया के पास जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, यहाँ पर सी है, गैलेक्टोसिडेज। तो अगर किसी भी बैक्टीरिया के पास बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मली ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक कल्चर था जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो। जब आपने इन बैक्टीरिया को क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में रखा, तो क्योंकि उस बैक्टीरिया में एक एंजाइम बन रहा था विच इज बीटा गैलेक्टोसिडेज, और वो एंजाइम जब भी इन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो आपको इन ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखने लगी। ठीक है भाई, लेकिन तब क्या होगा, जब मैं अपने डिजायरेबल डीएनए को या अपने डिजायरेबल सीक्वेंस को इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करने वाली साइट पर इंट्रोड्यूस कर दूंगी। मैंने क्या किया भाई, उस बैक्टीरिया में जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनने वाला सीक्वेंस था, जीन था, डीएनए था, मैंने उसकी जगह पर अपना डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट कर दिया। कोई भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो सकता है ना, कोई भी आपका फॉरेन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए हो सकता है। तो जैसे ही आपने इस बैक्टीरिया के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए या एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, तो या तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन नहीं करेगा या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो जनरली हम कंसिडर करते हैं जैसे ही आपने इसके अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, तो अब बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन नहीं होगी।
बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब बीटा गैलेक्टोसिडेज ही नहीं बन रहा है, तो अगर आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में इसको लाते हो तो क्या ब्लू कलर बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब इस बार कलरलेस होगा वो। कैसा होगा? कलरलेस। क्लियर है? तो हमने ये पढ़ा नॉर्मली जब भी बैक्टीरिया उसका जो जीन है बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन करने वाला, जब भी वो जीन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब हमने उसके जीन को चेंज कर दिया, मतलब जब हमने उसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर वो कलरलेस हो जाता है, वो ब्लू कलर को प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब है जितने भी रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है, वो कलरलेस होंगे, और जितने भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर आपका डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट नहीं किया गया है, वो सब क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसमें अभी भी ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई? तो ये कंपैरेटिवली सिंपल प्रोसेस था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसमें हमने किसके बारे में बात की है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है? तो ये हमने बात की है क्लोनिंग फैक्टर्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। PBr 322 का डायग्राम कई बार आपसे पूछा जाता है, एंड देन यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है? तो अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। वो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। वो क्या है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है भाई? तो बेसिकली जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है उसको क्यों कहा गया है ऐसा, तो मैं आपको बता दूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डाइकॉट प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। किसको? डाइकॉट प्लांट्स की रूट्स को। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि TI प्लाज्मिड को डाइकॉट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। डाइकॉट प्लांट्स, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, मेडिकल में भी पूछे जाते हैं बच्चे कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है वो कौन से प्लांट्स में इन्फेक्शन करेगा? डाइकॉट प्लांट में, है ना। वो क्या इंट्रोड्यूस करता है? TI प्लाज्मिड। TI का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। TI का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो बच्चे ट्यूमर का मतलब हम सभी जानते हैं, जब भी किसी एक सेल की नॉर्मल ग्रोथ की जगह बहुत ज्यादा मल्टीपल डिवीजन होती रहे और ओवर ग्रोथ हो जाए, जब भी सेल्स की मल्टीपल ग्रोथ होती रहती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है? तो जो एग्रोबैक्टीरियम है इसके अंदर एबिलिटी है, इसके अंदर क्षमता है कि ये TI प्लाज्मिड को पहुंचा देता है डाइकॉट प्लांट में। कैसे पहुंचाएगा? भैया वो बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन करता है प्लांट्स में। जब वो प्लांट्स के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो TI प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो भी प्लांट्स के अंदर गया। अब इसका जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है? कुछ ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करता है जो कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन वो जो केमिकल बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे हैं वो प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं? ट्यूमर क्रिएट करवा देते हैं प्लांट्स के अंदर जाके, जिससे प्लांट की जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ही कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स में क्या हो गया है? इन्फेक्शन, है ना। लेकिन हमने इस बैक्टीरिया को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। भैया इसकी जो एबिलिटी है ना ट्यूमर इंड्यूस करवाने की, हमने क्या किया? इसको बना दिया है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहलाता है? बेसिकली नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसलिए कहलाता है क्योंकि फिर आप देखोगे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक नेचुरल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर TI प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। हमने इसी के TI प्लाज्मिड को ऑल्टर कर दिया। मतलब हमने क्या किया? एग्रोबैक्टीरियम से उसका TI प्लाज्मिड निकाला, उस TI प्लाज्मिड में अपना डिजायरेबल DNA इंट्रोड्यूस कर दिया। जो हमारा डिजायरेबल DNA मतलब एक ऐसा DNA का सीक्वेंस जो प्लांट्स के अंदर तो जाएगा बैक्टीरिया की मदद से, लेकिन वो प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो प्लांट्स को डिजीज से रेजिस्टेंट बनाएगा। ठीक है? तो ये एक ऐसा जीन है, ऐसा DNA का सीक्वेंस है जो कि प्लांट को क्या करवाता है? डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है। डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है भाई? तो यहाँ पर हमने क्या किया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यूज कर लिया। किस लिए? एक अपना डिजायरेबल डिजीज रेजिस्टेंट जीन उसके प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? ताकि जैसे ही ये एग्रोबैक्टीरियम अटैक करने के लिए जाएगा डाइकॉट प्लांट्स में, तो हमारे डिजायरेबल जीन या हमारे डिजायरेबल DNA को प्लांट्स के अंदर पहुंचा देगा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर वो बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाके रेप्लिकेट भी करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है, ट्यूमर भी बनाता है, तो उन सभी के अंदर हमारा डिजायरेबल जीन होगा, ना कि बैक्टीरिया की पैथोजन वाली जो डिजीज कॉजिंग वाली पर्सनालिटी है वो। ठीक है। सिमिलरली हमने कैंसरस जो सेल्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग जो वायरस है उसको भी डिसआर्म कर दिया है, कैंसर कॉजिंग वायरस को भी डिसआर्म कर दिया है। डिसआर्म करने का मतलब है कि उसकी जो पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक थी उसको खत्म कर दिया है और उसके अंदर अपने डिजायरेबल जीन या डीएनए के सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करवा के क्या करवाया, उसको इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। तो हमने जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं उनको डिसआर्म कर दिया है, मतलब उनको खुद से मॉडिफाई करके अपने डिजायरेबल जीन्स या डीएनए उनके अंदर इंट्रोड्यूस किए और उनको इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये क्या किया है हमने, नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर्स, है ना। तो एब्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के बारे में हमने बात की, जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है डायकॉट प्लांट्स के लिए, राइट। वो क्या करेगा, टीआई प्लाज्मिड को, ये टी डीएनए को, ठीक है, ट्रांसफर डीएनए भी कहते हैं, और ये टीआई प्लाज्मिड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसको आसानी से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है मॉडिफाई करके प्लांट्स के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अब आप एक बात बताइए, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के बारे में पता था। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया है, आप क्या चाहते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज बने। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आप क्या करते हो, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो ताकि वो क्लोन कर सके, मल्टीपल कॉपीज बना सके बैक्टीरिया के अंदर जाके। सही है। लेकिन क्या बैक्टीरिया आसानी से ले लेगा? बैक्टीरिया को पता है कि चलो मेरा एक फॉरेन डीएनए आ रहा है, फटाफट से ले लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। नहीं, आपको बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, आपको बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो उस फॉरेन डीएनए को आसानी से अपने बॉडी के अंदर ले सके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अ बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट। आप बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हो? तो बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है। डीएनए कैसा है? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है एंड इट कैन नॉट इजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो डीएनए हाइड्रोफिलिक होने की वजह से इजीली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना है तो बच्चे, क्योंकि पहली बात डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रीट करवाते हैं एक डाइवेलेंट, डाइवेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 2 हो, डाइवेलेंट कैटायन के साथ, सच एज कैल्शियम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया को ट्रीट करवाते हैं एक डाइवेलेंट कैटायन के साथ, जैसे कि कैल्शियम के साथ। इससे क्या होगा, जैसे ही आप एक डाइवेलेंट कैटायन के साथ बैक्टीरिया को ट्रीट करवाते हो तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की एफिशिएंसी है किस चीज के लिए, टू टेक अप या फिर टू इनटेक द फॉरेन डीएनए, किसी भी फॉरेन डीएनए को इनटेक करने की जो एफिशिएंसी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके जो पोर्स है वो थोड़े से एक्सपेंड करते हैं, पोर्स थोड़े से बड़े होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप बैक्टीरिया को एक डाइवेलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करवाते हो तो जो एफिशिएंसी होती है उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल की टू टेक अप द फॉरेन डीएनए इंक्रीजेस थ्रू द पोर्स। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको आइस पे रखोगे, देन हीट करोगे, हीट शॉक दोगे आप लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो उसकी एफिशिएंसी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, और आइस पे रखने के बाद हीट किया, फिर दोबारा से आपने उसको आइस पे इंक्यूबेट कर दिया। तो इससे क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया आसानी से फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है। तो क्वेश्चन ये आपसे जरूर पूछा जाता है, हाउ टू मेक अ बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट, एक बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए। तो आप बताओगे कि जब भी हम बैक्टीरिया को डाइवेलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करेंगे, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, जनरली कैल्शियम लेते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसके जो पोर्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और किसी भी फॉरेन डीएनए को इनटेक करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जैसे आपने डाइवेलेंट कैटायन के साथ उसको ट्रीट करवाया, आपने उसको आइस पे रखा, फिर हीट शॉक दिया और फिर दोबारा से उसको आइस पे रख दिया। तो बच्चे ये तो तरीका हो गया कि आप बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना रहे हो, मतलब बैक्टीरिया के अंदर अपना डिजायरेबल डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, प्लांट सेल्स में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की।
तो बच्चे जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल, उसके लिए जो टेक्निक है वो है माइक्रो इंजेक्शन। अगर एनिमल सेल के अंदर हम किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शंस। तो बेसिकली जो माइक्रो इंजेक्शंस है वो किस तरीके से हेल्प करेंगे, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो इंजेक्शंस। नाम से ही पता चला, कुछ छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो प्लांट सेल के लिए कौन सा तरीका होगा, तो जो प्लांट सेल के लिए जो तरीका है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको बायोलिस्टिक या फिर जीन गन कहा जाता है, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा कि आपके पास जो आपका फॉरेन डीएनए, आप उस फॉरेन डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन के सरफेस पर कोट कर देते हो। आपका जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आपने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, मान लीजिए गोल्ड या टंगस्टन है, आपने इसके ऊपर कोट कर दिया अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यहाँ पर आपका प्लांट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा यानी कि हाई वेलोसिटी से प्लांट सेल में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कैरी करने वाला गोल्ड पार्टिकल है उसमें बम्बार्डमेंट करवाओगे। जितनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से इन दोनों के बीच में बम्बार्डमेंट होगी, उससे क्या होगा, बम्बार्डमेंट होते ही जो आपका डिजायरेबल डीएनए था वो क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके प्लांट सेल के अंदर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बायोलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल करके हम प्लांट सेल के अंदर अपने फॉरेन डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो बैक्टीरिया के लिए था, बट 1 मार्क में आपसे ये भी पूछ सकते हैं एनिमल सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाए, प्लांट सेल्स को कैसे कॉम्पिटेंट बनाए, ठीक है। फर्दर हम बात करेंगे कि डीएनए को आइसोलेट कैसे किया। भाई सारे प्रोसेस तो पढ़ चुके हो, ये नहीं पता कि डीएनए आइसोलेट कैसे किया, वो पता होना भी तो जरूरी है। ऐसे थोड़ा ना कि किसी भी सेल में से ऐसे खोला और निकाल लिया, नहीं। हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास अगर किसी फंगस का सेल होगा तो आपको पता है फंगस यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, जिसको आप चिटिन भी बोलते हो। तो सबसे पहले उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करोगे तो किसकी मदद से, कौन सा एंजाइम, चिटिनेज या फिर काइटिनेज, ठीक है। अगर बैक्टीरिया, भैया बैक्टीरियोग्लाइकन से बनी है, शुगर से बनी है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर आपको डिग्रेड करना है तो आप लाइसोसोम्स का यूज करते हैं, फिर लाइसोजाइम्स, ठीक है भाई। अगर प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे, सेल्यूलेज, करेक्ट। तो आपने इन सभी सेल्स की जो भी सेल वॉल है उसको डिग्रेड करके क्या काम करना शुरू किया, उसके अंदर से डीएनए को निकाला। और कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जो भी हमारा डीएनए है उसके साथ कुछ माइक्रो पार्टिकल्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने सबसे पहले आरएनएज एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया उस सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि जो आरएनएज एंजाइम है वो सारे आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। फिर हमने डाला प्रोटीएज एंजाइम, तो जो प्रोटीएज एंजाइम है वो क्या काम करेंगे, वो सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो जैसे ही आरएनए और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो डीएनए हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ भी तो कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, मतलब कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो किस तरीके से उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हटाया जाएगा, आप क्या करोगे, आप अपने डीएनए को ट्रीट करवाओगे चिल्ड इथेनॉल के साथ। चिल्ड इथेनॉल, उससे क्या होता है, जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाती है और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी माइक्रो या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अलग हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। तो हमने इसमें देखा कि किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना था तो कॉम्पिटेंट आपने बनाया, लेकिन जब किसी डीएनए को निकालना होता है किसी सेल से तो पहले आप उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाते हो। अलग अलग सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स। फिर आपने क्या किया, क्योंकि डीएनए कभी भी प्योर फॉर्म में आसानी से नहीं मिलेगा, उसके साथ जो आरएनए है, प्रोटीन है, उसको हमने डिग्रेड किया विद दिस एंजाइम्स। फिर हमने चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को ट्रीट करवाया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। इवेंचुअली आपके जो डीएनए के थ्रेड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो बच्चे प्रोसेस हम क्यों करें, सारी चीजों की हमें जरूरत क्या है, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया होस्ट में, फिर वो क्या करेगा, वो जो डीएनए है आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनेगा, देन वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से बनता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, तो आप बताओगे
whenever foreign DNA या फिर recombinant DNA is introduced in the host cell, it undergoes transcription and translation, and the enzyme or the protein produced as a result is called recombinant protein. तो इसके दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हिमैटोपोइटिन है, ठीक है। तो जो हिमैटोपोइटिन है वो भी एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, हिमैटोपोइटिन, ठीक है भाई। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अमाइलोइड का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, हेपेटाइटिस ए का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कि किससे बने हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस है, सो बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए है या फिर आपका एमाइलोइड प्रोटीन हो गया, हेमेटोपोइटिन हो गया, ये सब क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है, इसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं जितना ज्यादा कोशिश कर सकती थी उतना ज्यादा सिंपल तरीके से आपको बताया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।